आज हम पढ़ेंगे भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। भाषा क्या होती है और व्याकरण क्या होता है ना। प्रत्येक प्राणी के मन में विभिन्न प्रकार के विचार उठते हैं, उसको अभिव्यक्त करने के लिए अनेक प्रकार के साधनों का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर नीचे उदाहरण दिया गया है, नेताजी बोलकर अपनी बात जनता तक पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ पर ये बोलकर अपनी बात को रख रहे हैं, ठीक है, बोलकर अपनी बात को रख रहे हैं। विद्यार्थी लिखकर प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये लिखकर अपने उत्तर दे रहे हैं, अपने विचारों को लिख रहे हैं, और यहाँ पर ये बोलकर अपने विचारों को बता रहे हैं। तो ये भाषा ही है दोनों, लेकिन ये बोलकर अपने मुख से बोलकर बता रहे हैं, ये अपने हाथों से लिखकर बता रहे हैं, ठीक है। तो ये भाषा का कौन सा रूप हो गया? मौखिक रूप। कौन सा रूप हो गया? मौखिक रूप, ठीक है। ये हम भाषा का कौन सा रूप हो गया? लिखित रूप, ठीक है। ये भाषा का कौन सा रूप हो गया? लिखित, ठीक है। अगर हम साधारण वाक्य में इसकी एक परिभाषा लिखें, जिस साधन द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे हम भाषा कहते हैं। विचारों का आदान प्रदान मतलब अपने विचारों को दूसरों को सुनाता है और दूसरों के विचारों को सुनता है, उसको हम आदान प्रदान कहते हैं, ठीक है। यह आदान प्रदान दो तरह से किया जाता है, बोलकर और लिखकर। बोलकर और लिखकर, ठीक है। इस प्रकार प्रयोग के आधार पर भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, ठीक है। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब व्यक्ति अपने मन के भावों को बोलकर व्यक्त करता है तो वह भाषा का मौखिक रूप होता है। जब हम अपने विचारों को बोलकर बताते हैं तब वह मौखिक रूप होता है, ठीक है। जैसे भाषण देना, ठीक है। लिखित भाषा, जब व्यक्ति अपने मन के भावों को लिखकर व्यक्त करता है तो वह भाषा का लिखित रूप होता है। जब व्यक्ति लिखकर, ठीक है, जैसे मैं अभी यहाँ पर आपको कुछ लिखकर बताऊं तो यह भाषा का कौन सा रूप हो जाएगा? लिखित रूप हो जाएगा, ठीक है। भाषा का मौखिक रूप अस्थायी होता है जबकि लिखित रूप स्थायी होता है। इस रूप के द्वारा ही ज्ञान, विज्ञान, साहित्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है, ठीक है। जब हमारे पास कोई लिखा हुआ है, ठीक है, जब तो लिखा, जैसे हमारी रामायण महाभारत है, ये क्या है? लिखित रूप में थे, लिखे हुए थे, तभी तो हमने इनको पढ़ा। अगर ये लिखे हुए नहीं होते, लिखित रूप में नहीं होते तो हमें कैसे ज्ञान मिलता इनका? हमें कैसे पता चलता कि राम कौन थे, सीता कौन थी, है, या महाभारत कैसे हुई? ये हमें कैसे पता चलता? जब ये लिखित रूप में लिखे हुए थे तभी तो हमें इनके बारे में पता चला। तो इसीलिए इसमें लिखा है कि इस लिखित रूप से ही हमारी ज्ञान, विज्ञान, साहित्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है। अगर भाषा का लिखित रूप नहीं होता तो ज्ञान, विज्ञान और साहित्य का भंडार जो आज हमें उपलब्ध है वह अब हमारी अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंच पाता। अगर हम लिखित भाषा का नहीं होती हमारी, तो हम जो ज्ञान, विज्ञान है, जो ये सब हम तक ही सीमित रह जाता, हमारी अगली पीढ़ी इनको नहीं देख पाती। भाषा का ये समुचित ज्ञान, विज्ञान और साहित्य किसी वरदान से कम नहीं है। मौखिक भाषा को सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसे बच्चा अपने परिवार से अपने आप ही सीख जाता है, लेकिन लिखित भाषा को सीखने के लिए अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। ये है हमारी भाषा। उसके बाद आता है बोली। अब आता है हमारा लिपि। लिपि क्या होता है? लिपि भाषा की सार्थक व मौखिक ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त चिन्हों को लिपि कहते हैं। अगर कोई भी भाषा है उसको लिखने के लिए हमें कुछ चिन्हों की जरूरत पड़ती है। जैसे हम अपनी हिंदी लिखते हैं तो हम जो वर्ण लिखते हैं वो चिन्ह तो बने हुए हैं ना। जैसे का को हमें इस तरह बनाना है, ख को हमें इस तरह बनाना है, तो हमें उनके चिन्हों का पता है कि हमें इस तरीके से उसको बनाना है। तो जो ये चिन्ह हमें पता है, जो चिन्ह होते हैं उनको हम लिपि कहते हैं। जैसे हमारी हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है,
ठीक है, पंजाबी की गुरुमुखी, संस्कृत की देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, उर्दू फारसी, मराठी देवनागरी। ठीक है, सब भाषाओं की अपनी अपनी लिपि होती है। ठीक है, हिंदी भाषा, हिंदी भाषा के बारे में यहाँ पर कुछ दिया गया है। हिंदी भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषा है। यह संस्कृत भाषा से लेकर पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश आदि सोपानों से गुजरती हुई आज समूचे भारत की संपर्क भाषा बन गई है। इस भाषा का प्रयोग राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा के रूप में भी हो रहा है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। तभी से पूरे भारत में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्यों और एवं निकोबार संघ राज्य क्षेत्रों में शासन एवं शिक्षा की भाषा हिंदी ही है। बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब के लोगों का भी संपर्क हिंदी भाषी क्षेत्र से ही होता रहता है। ठीक है, उसके बाद आता है व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? जैसे हम अपनी भाषा को बोलते हैं तो उसको शुद्ध रूप से सही तरीके से बोलने के लिए हमें व्याकरण की जरूरत पड़ती है। व्याकरण ना होता तो हम वाक्यों को सही तरीके से नहीं बोल पाते। जैसे आपको एक उदाहरण देती हूँ मैं, जैसे मैंने बोला लड़का खेल रही है। ठीक है, क्या मैंने ये सही बोला? नहीं, क्योंकि लड़का एक लिंग पुल्लिंग है और उसके लिए हमें कौन सी क्रिया, कैसी क्रिया का प्रयोग करना है, ये सिर्फ हमें व्याकरण ही बता सकता है। ठीक है, इसलिए हमें व्याकरण को सीखना जरूरी होता है, इसके नियमों को जानना जरूरी होता है। जब तक व्याकरण के नियमों की सही जानकारी नहीं हो जाती तब तक हम भाषा का सही प्रयोग लिखने व बोलने में समर्थ नहीं हो पाते। व्याकरण से ही हमें इन नियमों का सही जानकारी मिलती है। वह शास्त्र, अगर हम एक लाइन में, एक पंक्ति में इसकी परिभाषा लिखें तो वह शास्त्र जो भाषा के नियमों की जानकारी देता है तथा उसके शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। इसको 3 भागों में बांटा गया है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है, वर्ण विचार क्या होते हैं? वर्ण क्या होते हैं? जैसे क, ख, ग, घ। ठीक है, फिर शब्द क्या होते हैं? जैसे हमने वर्णों को जोड़कर बना दिया। ठीक है, क, म, क्या बन गया? कम। ठीक है, क्या बन गया? कम। फिर वाक्य विचार, वाक्य इन्हीं शब्दों को जोड़कर फिर हम जब दो से अधिक शब्दों को जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? वाक्य। ठीक है, इसी तरह नीचे कुछ ये मुख्य बातें दी गई हैं जो पाठ से ही लेकर लिखी गई है यहाँ पर। ये सभी बच्चे इनको स्वयं से ही पढ़ेंगे। ठीक है।